अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे NA 249 के हल्के के हवाले से कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये देखा जा रहा है कि किस कदर जो है ये अहमियत का हामिल होता जा रहा है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मेजर कैंडिडेट सामने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी जो है टेलीविजन के ऊपर एक बार फिर गुफ्तगू हो रही है। कुछ बात ये भी करेंगे PDM के प्लेटफॉर्म में इस वक्त क्या अगला लाहेअमल हो सकता है। PDM की जो तमाम तर जमातें हैं क्या वो वाकई मुत्तहिद हैं या फिर सेनेट इंतखाबात के बाद एक मेजर अपसेट दिखाई दिया है। PDM के जो पूरा एक तमाम तो जमातें थी उनका स्टांस जो है इस वक्त कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई दे रहा है या फिर जो है अपनी ही पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर के मुताबिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि एक मशावरत के बाद जो है वो CEC के इजलास के बाद और मशावरत के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, क्योंकि बार बार जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस सुना उसमें क्लियरली ये बात कही गई थी कि किसी भी तरीके से वो जो इस्तीफे हैं उनकी फेवर नहीं करते हैं। जरदारी साहब ने भी यही बात की, बिलावल जरदारी साहब ने भी यही बात की और उनका ये कहना था कि अगर वो इस्तीफों की तरफ गए तो वो लास्ट ऑप्शन होगा, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। जो मौलाना साहब उन्होंने कहा था कि कहीं पर ये नहीं मैंशन था कि ये लास्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन किस तरीके से है, कैसे है। साथ ही साथ जो है मरियम बीबी जो है उन्होंने भी इस पर जो है काफ़ी हार्ड स्टेटमेंट्स जो है उसका हार्ड स्टेटमेंट्स दिए। तो इस वक्त ये देखा गया है कि चेयरमैन सेनेट के बाद जो मेजर एक अपसेट हुआ PDM की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्या वही एक रीजन है जो PDM में फूट पड़ गई। लेकिन अगर हम पूछते हैं PDM से कि क्या वाकई PDM में फूट पड़ी है, तो उनका ये कहना है कि किसी भी किस्म की फूट नहीं पड़ी और PDM जो है इस वक्त भी मुत्तहिद दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से डिसीजंस ले रही हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि PDM टूट गई है या PDM टूट फूट का शिकार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी क्लियरली दो धड़े जो है दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर अदनान के ऊपर भी डिबेट मुल्क में हो रही है। डॉक्टर अदनान साहब जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से, वो रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बन गई। उन रिपोर्ट्स का क्वेश्चन हुकूमत वक्त भी किया गया। ये भी कहा गया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई रिट होती उनकी गवर्नमेंट की तो वो किसी भी तरीके से मियां साहब को नहीं जाने देते, क्योंकि हुकूमत ने सारा का सारा मलबा जुडिशरी पर डाल दिया और जुडिशरी का ये कहना था कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से तमाम तर प्रोसीजर्स था, इसमें कोई भी कोर्ट का लेना देना नहीं है। कुछ ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर जो है बात करेंगे। हफीज शेख साहब के ऊपर भी बात करेंगे कि जिनको कहा जा रहा था कि IMF जो है उनके बंदे हैं, IMF जो है कंट्रोल हो रही है। अब एक बार फिर मुल्क में एक कंट्रोवर्सी जो है वो सामने देखी जा रही है। इस पर कहा जा रहा है कि IMF बोझ डाल रहा है ज़्यादा मजीद लोन्स का और IMF जो है अपनी कंडीशंस को मजीद जो है स्ट्रिक्ट कर रहा है। हमने कल के प्रोग्राम में 24 मार्च की जो IMF की प्रेस रिलीज थी उसके ऊपर भी बात की, जिसमें कैटेगोरिकली किसी भी किस्म की जो कंट्रोवर्सी थी जिसके ऊपर हमारे मुल्क में बात हो रही है उस किस्म की कोई भी बात मेंशन नहीं थी। तो अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर मुल्क जो है जोर पकड़ रहा है कंट्रोवर्सीज के ऊपर। कुछ जो है बातें हार्ड स्टेटमेंट्स वज़ीर आज़म साहब के हवाले से भी सामने आ रहे हैं, वो भारत के हवाले से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्तफ़ा बलोच साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है माज मुकद्दम साहब, रहनुमा MKM पाकिस्तान, आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ मैं मुस्तफ़ा बलोच साहब, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आपसे उसका जो है जवाब जानना चाहूँगी। इस वक्त PDM का क्या अगला लाएअमल हो सकता है? क्या कोई मुशावरत इस पर हुई है या अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ इसके ऊपर इतनी बात नहीं हो रही है? मैं इसका जवाब जानूँगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी मुस्तफ़ा बलोच साहब के लिए कि क्या PDM का अगला कोई लाहेअमल है इस वक्त? क्या तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं मुत्तहिद हैं कि आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि दो बयानात देखे जा रहे थे, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने आ रही थी। ये कहा जा रहा था मौलाना साहब की तरफ से कि जब तक इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे तब तक लॉन्ग मार्च जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो इस्तीफे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी डिबेट हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो क्या मुस्तफ़ा बलोच साहब कोई है अभी अगला लाहेअमल या इसके ऊपर अभी जो है बात नहीं हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलवीना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि PDM जो वजूद में आई वो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने रखी और वहीं से वो वजूद में आई। तो PDM से तो हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता और ना हम होंगे।
बात उसूली थी और बात ये थी कि हिस्टोरिकली भी 1985 में भी प्रूव हुआ है कि अगर आप स्पेस छोड़ दें, बायकॉट कर दें इलेक्शंस का या सीट्स छोड़ दें, तो देन यू गिव अ स्पेस फॉर नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज़। तो हमने इसीलिए अपने अलाइज को कहा कि आप थोड़ा सा इस पर वेट करें, थोड़ा सा गौर फहम करें, और भी ऑप्शंस हैं। हमने बगैर कुछ किए सिर्फ गिलानी साहब को हम ले के आए और प्राइम मिनिस्टर साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। तो दैट वाज अ विक्ट्री ऑफ जरदारी साहब कि उन्होंने एक अपने पॉलिटिकल मूव से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को यूज़ करके उन्होंने गवर्नमेंट को बैकफुट पे ले आया। तो ये एक जमहूरी प्रोसेस है और हम बिलीव करते हैं कि चाहे कोई भी इशू हो उस पर जमहूरी और पार्लियामानी तरीके से ही आगे बढ़ा जाए। एहतजाज और बाकी इस्तीफे वगैरह जो भी हैं उनको हम लास्ट कार्ड के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है कि आप लोगों ने क्या करना है? पीडीएम का कोई इस वक्त डिसीजन सामने है? अभी फ़िलहाल तो हमारा यही कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और जो भी आगे लाइन वाला होगा वो रमज़ान के बाद होगा। ठीक है। और जो मौलाना साहब बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा दिखा रहे हैं अपना, और वो भी बार बार इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग को प्रेशराइज किया जाता है इस्तीफ़ों के लिए तो क्या आप लोग अलग हो जाएंगे पीडीएम से? पीडीएम से तो देखें अलग होने की हमारी तो ख्वाहिश नहीं है, और मौलाना साहब को मना लेंगे, पहले भी मनाया है, आगे भी मना लेंगे। और पीएमएलएन को भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप अगर अभी देखें पंजाब की सूरत हाल देखें, पंजाब में अब तर सूरत हाल जारी है, लोग परेशान हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी ऑफ़र भी थी कि अगर आप पंजाब में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ और जो वहाँ के नाअहल सीएम है उनको आप किसी तरीके से अगर हटाएँ तो पीएमएलएन को अब शायद सूट नहीं कर रहा, वो आई डोंट नो क्या इशू है, लेकिन हम इस्तीफ़े और बाकी एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाने के लिए अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ऐसे कोई स्टेप ना लिया जाए जिससे पार्लियामानी प्रोसेस वापस डिरेल हो जाए। ठीक है, यानी इस वक्त कैटेगोरिकली कोई पीडीएम का भी एक इस वक्त डिसीजन नहीं है कि आप नेक्स्ट क्या करना है, अभी कुछ इस पर मुशावरत हो रही है कि अगला क्या स्टेप होगा। दूसरा इसमें जो है बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज अपने पर्सनल गेन्स के लिए और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा थी और इसीलिए आप लोगों में फूट इस वक्त पैदा हो चुकी है। अगर बात होती है चेयरमैन सेनेट की, वो आपका कैंडिडेट मुंतखब था, एक दूसरा डेप्यूटी चेयरमैन के लिए JUIF से था, और जो अपोजिशन लीडर का कैंडिडेट था वो PMLN का डिसीजन था कि उनको होना होगा। अब इन द फर्स्ट प्लेस आपका चेयरमैन सेनेट तो ना आ सका, तो आप लोग अब ये कह रहे हैं कि आप लोग की क्योंकि जो है प्रोपोर्शन ज्यादा है सेनेट में, तो आप लोग डिजर्व करते हैं कि जो अपोजिशन लीडर है आपकी पॉलिटिकल पार्टी का हो। बहुत सिंपल बात है, लेकिन ये बात इस वक्त PMLN को समझ नहीं आ रही है और बात इंतशार की तरफ जा रही है। क्या आप लोग इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? क्या PMLN को दे सकते हैं कि वो पोजिशन जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, झगड़ा खत्म करने के लिए शायद आप लोग दे दें, या नहीं आप लोग अपने डिसीजन पे फर्म है? ऑपोजिशन लीडर इज अ बिग पोस्ट, उसके लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है जो अगर हुकूमत के सामने बात करे तो उसकी बात में वजन भी हो। गिलानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जितना पार्लियामान में आते थे, जितनी उनकी अटेंडेंस होती थी और जितने पॉजिटिव तरीके से वो पार्लियामान चलाते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तभी हमने उनको एक सेनेट में यहाँ पे हम लेके आए, और अब ऑपोजिशन लीडर तो एटलीस्ट उनका एक बनता है राइट। ठीक है, और क्या आप लोग अपने डिसीजन पे फर्म रहेंगे या फिर आप लोग हो सकता है कि गिव अप कर दें? नहीं, इस पे तो फर्म है। ठीक है। इस पे माज मुकद्दम साहब आप क्या समझते हैं, क्या जो पीडीएम की तमाम तर जमातें हैं वो वाकई नेशनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठी हुई हैं या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठी हुई हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये लगता है कि ये मुफादात की जंग है, और यहाँ पे कोई भी किसी ने भी आज तक 3 साल गुजरने को आए हैं, ये फ्रेंडली अपोजिशन जो है ये आज तक आवाम की बात नहीं कर रही। आवाम मुश्किलात का शिकार होती चली जा रही है। आप इन्फ्लेशन रेट देखें, आप दूसरी जो डेवलपमेंट के हवाले से वादे किए गए थे, चलें पीटीआई अगर नहीं कर रही तो जो अपोजिशन है हमारी, उसने कितने सवाल उठाए, वो कितनी बात कर रही है अवाम की। अगर अपोजिशन ने क्या सवाल इस वक्त उठाए आप ये बता दीजिए? एक इन्फ्लेशन का, एक वज़ीर आज़म को हटाने का, इसके अलावा और कौन से सवाल उठाए? क्या पर्टिकुलरली कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस रेज हुए हैं? क्या फैक्ट्स के साथ सामने आई अपोजिशन? आई एम सेइंग द सेम थिंग ना, कि कोई बात नहीं हो रही अवाम के बारे में, कोई बात नहीं हो रही कि हम वोट जाली थे, वोट ये थे, अब आगे बढ़े। ठीक है, उसको टाइम हो चुका है, उसके ऊपर बात करें आप। आपके पास एक, जब आप बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट इज ओनली वे, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर ये चीजें लेकर आए आप।
ठीक है, इनकी बात ये कि आप इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया, लेकिन अवाम की कहाँ बात हो रही है? मुझे सीट मिल जाए, मुझे सेनेट की सीट मिल जाए, ऑपोजिशन लीडर ये होना चाहिए सेनेट का, या फिर ठीक है। कराची की कुछ बात करते हैं। कराची के NA 249 के हल्के के हवाले से जो है ये तवज्जो का मरकज बन गया है इस वक्त तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। बड़े कैंडिडेट सबके सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज है, सबके पास ये सीट रही है, तो मुकाबला सख्त है, लेकिन रमज़ान का जो फैक्टर है इट इज़ वेरी इफेक्टिव। उस पर हमने एक अपील डाली हुई है, पिटीशन डाली हुई है कि इसको पोस्टपोन करके रमज़ान के बाद लेके जाया जाए, तो उस पर खातिर ख्वाह कोई अभी डिसीजन आया नहीं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा ये टाइमिंग से? देखें, ये हमें मलीर के जो PS 88 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी अब हम अफेक्ट हुए थे कि वर्किंग डे में हुआ था। हम बेसिकली MKM एज अ मिडिल क्लास की पार्टी है, तो वो लोग जो कि हमें वोट करते हैं वो उस टाइम वर्किंग डे में या तो वो अपनी जॉब्स पे चले जाएंगे या फिर वो हमें वोट देने के लिए आ जाएंगे। तो इलेक्शन के लिए जो बेस्ट रहता है वो वीकेंड इज बेस्ट रहता है, सूटेबल रहता है। ये फिर एक रमजान का फैक्टर भी है कि और गर्मियां भी बहुत तेज आने वाली हैं, जिसकी वजह से PTM ने अपनी लॉन्ग मार्च भी पोस्टपोन कर दी है। तो इलेक्शन को पोस्टपोन करना। लेकिन आपको लगता है कि क्या अगर कोई वाकई कोई वोट बैंक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो क्या वो इससे मुतासर होगा? बिल्कुल होता है। ये पहले पीपल्स पार्टी की 2 बार सीट रही है, PMLN की 2 बार सीट रही है, तो हर चीज अफेक्ट करती है। अगर MKM को सीट नहीं मिलनी होती तो फिर कभी भी नहीं मिलती ना। हमने 2013 में जब ये सीट ली है तो इट मींस के उन लोग को भी अफेक्ट हुआ है, हमें भी अफेक्ट हो सकता है आगे। हमें 2018 में अफेक्ट हुआ है और कुछ और वजूहात की वजह से भी अफेक्ट कर गई ये सीट। तो हम इस बात से हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये अगर वीकडे में नहीं हो इलेक्शन और रमजान के बाद हो तो इट विल वेरी सूटेबल फॉर अस। ठीक है। और पर्टिकुलरली इस हल्के के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि इस हल्के में जो है पहले जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने की PTI की तरफ से कंपैरेटिवली फिर भी कोशिश की गई है, हालांकि PTI को पहली मरतबा इसमें मौका मिला। तो क्या अब जो भी कैंडिडेट आएगा वो लोगों के तमाम जो भी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस कर पाएगा? देखिए, ऐलानात जो हैं वो सुनाई देते हैं, कोशिश भी नजर आ जाती है, कोई कोशिश की नहीं गई। जो बल्दियात के प्रोजेक्ट्स थे उसी के ऊपर अभी काम हो रहा है। आप देखें वाडा साहब जो थे MNA रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने जो भी अनाउंसमेंट्स की थी, जो ऐलान किए थे, जो वादे किए थे, लेकिन देखिए ना वो फर्स्ट टाइम इलेक्टेड शख्स एक, तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब सर्व किया तो जो थोड़ा बहुत उन्होंने सर्व किया, ये बातें सुनने में आ रही हैं उनकी तरफ से। जो वादे किए थे वो तो पूरे होने चाहिए थे ना, कि अगर इफ यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट कि आप जो वादे कर रहे हो वो तो पूरे करो। आवाम में कितनी बार आए ये कुछ NGOs जो कि सर्व कर रही हैं उन्हीं की तरफ से फीडबैक भी आया, लोगों की तरफ से भी फीडबैक आया कि उन्होंने कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा बहुत काम किया है। नाउ कमिंग बैक टू इश्यूज, मेजर इश्यूज जो कराची के हैं, बल्दियाती इश्यूज के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो क्या ये जो बल्दियाती मसाइल हैं या फिर ये जो ओवरऑल सिस्टम है, क्या इसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? फिर ये एड्रेस हो पाएंगे तमाम तर मामलात, या फिर इस वक्त विल नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल, ये एक मसला है जिसके ऊपर MKM ने 3 के करीब पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन और हाई कोर्ट में पिटीशन रेज की हुई है। रिफॉर्म्स होने चाहिए। 140A का जो मसला है वो सब बच्चे को याद हो गया। आर्टिकल 140A जो है हमारे लिए ट्रबल है। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंड्स है वो प्रॉपर नहीं है। मेरे इलेक्टेड कैंडिडेट के पास अगर अथॉरिटी नहीं होगी किसी भी काम को कराने के लिए, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इलेक्ट भी हो और फिर वो काम भी करे? तो बल्दियात इज अ मेन इशू लोकल। लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है डेलीगेशन ऑफ पावर्स हमने की हुई है, MKM पाकिस्तान फिर वो आगे से कुछ और बताती है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स की हुई है, सिर्फ एक मिनिस्टर के हाथ में वो पावर्स, ठीक है। वही KDA भी देखता है, वही वाटर बोर्ड भी देख रहा है, वही KMC भी देख रहा है। ये फिर मुस्तफा बलोच साहब, फिर ये कैसी डेलीगेशन ऑफ पावर्स है जब सारा कुछ अंडर CM है और फिर उनकी परमिशन है, फिर उसके बाद चीजों को कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। आप लोग तो ये कहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स क्लियर है, आप लोगों ने डेलीगेट कर दिए लोकल
लोकल बॉडीज को पावर, लेकिन जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो इसके कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट देती है। नहीं, आई डिसएग्री। पीपल्स पार्टी ने पावर्स दिए हैं, इनको फंड्स भी मिलता रहा, डीएमसी के जितने चेयरमैन थे उनको फंड्स मिलता था। अगर उनकी नाहिली थी, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रही हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कचरे का ढेर रहता था, उनके डीएमसी के चेयरमैन जो थे, अल्लाह उनको मफरत नसीब फरमाए, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से लोगों को मसाइल पेश आए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके अंडर था वो एवरीवन नोज। वाटर बोर्ड जो सबसे बड़ा सीवरेज का मसला है वो किसके अंडर था, एवरीवन नोज। आप नाम लेते जाएं वो किसके अंडर एमडीज, किसके अंदर डीजी चल रहे हैं, वो आप देखते वो एवरीवन नोज। लेकिन कुछ कोताहियां भी थी। आप अगर आप डीएमसी में डिस्ट्रिक्ट साउथ देखें, डिस्ट्रिक्ट मलीर देखें, तो वहाँ आपको एज सच इतने मसाइल नजर नहीं आएंगे जितने आपको ईस्ट में, सेंट्रल में या आपको वेस्ट तो में। फिर मुस्तफा साहब ये आखिर ये क्या सवाल है जो कि रेस किया जाता है इनकी तरफ से? ये लोग कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कम्प्लीटली आपके अंडर में ही है और उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स के भी इश्यूज हैं, फिर जगह जगह कचरा है, उसकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, फिर वाटर बोर्ड के मामलात हैं, वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं, फिर अगर पर्टिकुलर यूसीज की बात करते हैं या फिर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो है काम करवाना मुश्किल हो जाता है। इवन कि जो कोर्ट है वहाँ पे केसेस चल रहे होते हैं, बिल बोर्ड्स के केसेस चल रहे हैं, उस पर भी लोकल बॉडीज को भी, लोकल गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन किया जाता है। वो कुछ समझ नहीं आती कि ये डोमेन क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है या लोकल गवर्नमेंट का है। इसी में तमाम तर मुश्किलात है। अभी तो कोई डीएमसी चेयरमैन वगैरह नहीं है, अभी तो उनका टाइम पूरा हो गया, लेकिन अभी आपको कराची में सफाई नजर आ रही होगी। सफाई नजर आ रही है, क्या बात कर रहे हैं मुस्तफा साहब? 7 महीने हो गए, पूछ लें क्या काम हुआ, डेवलपमेंट का क्या काम? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज वर्किंग बेटर देन बिफोर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घर घर जाके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आदत हो गई, बस हमें कचरे की बस बाहर से ट्रिप करके आते हैं तो फिर दोबारा आंखें थोड़ी खुल जाती है जी। अगर आप थोड़ा सा इसको अगर अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पॉजिटिव ग्रोथ नजर आएगी। जितने भी इश्यूज थे जो केएमसी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी पहले, जो डीएमसी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, वो सिंध गवर्नमेंट अभी खुद से परफॉर्म कर रही है। कितने महीने में आप क्या कहते हैं कि कितने महीने में बेटरमेंट हुई है? देखें, ये जब से ये डीएमसी खत्म हुई है, डिसॉल्व हुई है, उसके बाद से ये चीजें स्मूथ हुई है और काम हो रहा है। परफॉर्मेंस लोगों से काम निकलवा रहे हैं जिनसे पहले काम नहीं निकाल सकते। अब फर्दर डेवलपमेंट इसमें क्या आएगी डीएमसी के हवाले से, आप क्या समझते हैं? क्या कोई फर्दर डेवलपमेंट आएगी? फर्दर डेवलपमेंट अब जाहिर है उसमें अगले जो लोकल बॉडीज होंगे उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, जाहिर है पावर्स देने चाहिए, मगर ये कि जो पावर्स थे पहले उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं। हेल्थ इज द मेन इशू। आप पूछें कि कार्डियोवैस्कुलर का क्या हाल है? हम आते हैं उस पर बात करते हैं। यहाँ पे मुझे हुमायूं उस्मान साहब को भी लेना है कॉल पे, वो हमारे साथ मौजूद है पीएसपी से। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं उस्मान साहब, मुस्तफ़ा बलोच यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वो कह रहे हैं कि कराची जो है वो साफ सुथरा होता जा रहा है और सफाई हो रही है कराची में। मैं इसमें देखिए भाई है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, इनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त मैं इस वक्त हम बल्दिया टाउन में मौजूद हैं। आप बल्दिया टाउन का अगर हाल आकर देख लें, यहाँ 3-3 महीने लोगों को पानी नहीं मिलता, 12-12 घंटे बिजली नहीं मिलती, सड़क नाम का तो वजूद ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है बल्दिया टाउन कोई कच्चे का इलाका है। तो इसके बराबर में डिस्ट्रिक्ट मलीर कोट पिछले 10 सालों से वही हाल है, फिर वो केमाड़ी वाला एरिया उसका वही हाल है, औरंगी उनकी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स का वही हाल है, कचरे जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं, गंदगी बुरा हाल। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सॉलिड मैनेजमेंट की ये बात कर रहे थे भाई, मेरे लिए काबिल इज्जत है कि इसी तरह की बात होगी कि शहर में मैं डेली देखें घर से जब निकलता हूँ तो मैं डेली मुंह धो के निकलता हूँ, नहा के निकलता हूँ, और मैं डेली बेसिस पे उस काम को ना करूँ और मैं कहूँ कि ईद ना हाल हूँ तो उसके बाद शायद मुझे मेरे घर वाले भी पहचानते हैं तो इनकार कर दें। तो डेली बेसिस पे जो रूटीन में काम होना चाहिए यहाँ पे कचरा उठाने का, वो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा। आप उसको आगामी तौर पे कभी कोई ट्यूटर पे उसको साफ करने की कोशिश करता है, कभी कोई आगामी तौर पर 4 ट्रॉलीज और 4 ट्रैक्टर उतार के कहा उसको काम शुरू करता है। 70,000 टन से ऊपर डेली बेसिस पे यहाँ कचरा शहर का गिरता है। अब डेली बेसिस पर जब तक ये यूनियन काउंसिलर के सिस्टम को बहाल नहीं करेंगे, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स के मैनेजमेंट को बहाल नहीं करेंगे, आइन के अंदर वजीर आजम का चैप्टर लिखा हुआ है, वजीर आला का चैप्टर लिखा हुआ है आइन के अंदर, जब तक आप उसके अंदर तीसरा चैप्टर लोकल बॉडीज का ऐड नहीं करेंगे जब तक ये नहीं हो सकते ये सारे काम। तो जो भी अगर ये बात करता है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल बरक्स हैं। कुत्ते काटने की वैक्सीन पूरे दिन में आपके सामने नहीं मिल रही, अस्पतालों का बुरा हाल है। हुमायूं उस्मान साहब, ये मुस्तफ़ा बलोच साहब कह रहे हैं कि चले फिर भी इनका तो थोड़ा सा जनरल स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कुछ माह से कराची साफ होता जा रहा है। और एक और पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव वो मुझे कहती है कि आप अलवीना चश्मा लगा लें, आपको कराची साफ नहीं लग रहा। तो
मैंने तो लगाया हुआ है चश्मा, उनसे मुझे हालांकि मुझे जरूरत नहीं, मुझे मैंने कहीं तो चश्मा लगाया हुआ लगा है ले। चश्मा। और इस वक्त खुदा की कसम मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ इस वक्त। हमारा आपको पता है 49 में बाई इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो वहाँ पे मैं खुद कैंडिडेट भी हूँ और सारी रियलिटीज मेरे सामने। बेसिकली यही शहर के साथ और पूरे सिंध के साथ जो मजाक समंदर का हाल जाके देखिए, एक तो वो लेवल, वो उसके पानी का एक वो एक और एक अलार्मिंग सिचुएशन, फिर इतना गंदा ऐसा लगता है गटर का पानी है, गंदगी जगह जगह, हमारे लोग भी। अब फिर मैं लोगों को जाहिल बोल दूंगी मुझे ट्विटर पे या फिर जगह जगह लोग टैग करेंगे आप मरीज से आई हैं। अब लोग भी सिविलाइज नहीं है ना, इतना दिल दुखता है कि जगह जगह कचरे, खुद भी लोग भी गंदगी के करते हैं, फैलाते हैं। आपके प्रोग्राम में बड़ा इंकिशाफ कर रहा हूँ, एक बड़ा इंकिशाफ कर रहा हूँ जी। मेरी एमडी वाटर बोर्ड से बात हुई। मैंने कहा भाई मेयर टाइम पे जब मुस्तफा कमाल भाई के टाइम पे यहाँ 60,000 गैलन इसको दिया टाउन को, इतिहाद टाउन को, यहाँ पे सर्व हुआ था साइड टाउन को, तो 60,000 गैलन पानी किधर गया? तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने 178 बोल्ड किए उस लाइन पे। किसी ने हाइड्रेंट बना लिया, किसी ने लाइन चोरी कर भेज दी, किसी काउंसलर आया उसने भेज दी, कोई एमपी आया उसने भेज दी, कोई एसएचओ आया उसने भेज दी। तो 178 जगह से वो लाइन चोरी हो चुकी है। इस वजह से जो जेन्युइन लोग हैं जिनका पानी था उन तक पानी ठीक है। हुमायूं साहब, मैं आपसे दोबारा आपकी जाने बढ़ूंगी। यहाँ पे मुझे माज मुकद्दम साहब की जाने बढ़ना है। माज साहब, ये सवाल जो आप लोग पीपल्स पार्टी के ऊपर सारा मलबा डाल देते हैं कि ये इन्होंने आपको डेलीगेशन ऑफ पावर्स नहीं दी, ये आप लोग के साथ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन भी ये प्रूव करती है कि इन्होंने आपको बजट तो एलोकेट किया है ना, ये तो आपको पैसे तो देते रहे हैं और काम के लिए भी आपको सपोर्ट तो करते रहे, फिर वो किधर चला जाता है वो पैसा? अगर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा तो कराची सिर्फ कचरा होता और कुछ भी नहीं होता। काम जितना जितना बजट था, जितनी पावर्स थी, उसके बल्कि पावर से हटकर काम किया है। एक चेयरमैन के पास वाटर बोर्ड की कोई एक्सेस नहीं था, लेकिन वो अपने गली का सेवरेज का काम करवाता था किसी भी तरीके से, जाके कोई बात करके कुछ किसी ना किसी तरीके से। उसके पास बजट नहीं है लेकिन वो काम करवा रहा है। देखें, आपको पावर्स देनी पड़ेंगी नीचे। जब आपके पास पावर्स थी, कराची के पास पावर्स थी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, ठीक है, मैं अपना नाम नहीं ले रहा ना, कराची के पास पावर्स थी, कराची को निखरते हुए देखा लोगों ने। कंफ्यूजन है, एक तरफ से प्रोविंशियल पार्टी कहती है कि हम डेलीगेट कर रहे हैं पावर्स, हम बजट भी दे रहे हैं, फिर जो लोकल बॉडी में जो सर्व कर रही है वो कहते हैं कि हमें ना बजट मिल रहा है ना हमारे पास पावर्स है। ये कंफ्यूजन है। ठीक है, 7 महीने हो गए, आप उन पावर्स को इस्तेमाल कर लें। एमकेएम नहीं कर रही थी, अब आपके पास है, आप 7 महीने में कुछ तो दिखाएं। देखिए, कोशिश मैंने अभी आपको बोला, कोशिश नजर आती है। एक क्वेश्चन है मेरा भाई के लिए कि लास्ट मॉनसून रेन हुई थी, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने 1100 करोड़ का जो है ना एक बजट अनाउंस किया था कराची के लिए। तो इनके तो ज़ाहिर एलाइज हैं, तो कम से कम कराची के लिए अभी अगले मॉनसून आने वाली है, तो क्या काम हुआ उस पर जरा? इत्तेहादियों की गड़बड़ तो चल रही है ना। क्या डेवलपमेंट हुई कराची में? लोकल बॉडीज जब नहीं है तो वो किसको देंगे? इनको देंगे, ये फिर नीचे ट्रांसफर नहीं करेंगे। फेडरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, फेडरल प्रोजेक्ट्स वो कह रहे हैं, इस पे वैसे रिबटल करंटली आया है हुकूमत का, वो कह रहे हैं कि जो तरक्याती फंड्स की मद है वो रिलीज कर दी है। मजे की बात आपको बताऊं, वो 1100 अरब में से 800 अरब सिंध गवर्नमेंट के थे। अच्छा, उसको भी अपने खाते में डाल के उन्होंने कितने दिए हैं? प्रोजेक्ट किया। सिंध गवर्नमेंट ने कितने दिए हैं? जो तरक्याती फंड से एमएनएस को वो मिल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो पीटीआई के एमएनएस को मिल रहे हैं और किसी को नहीं मिल रहे। जो डेवलपमेंट फंड है वो पीटीआई अपने एमएनएस को दे रही है, तो वो तो सिलेक्शन चल रही है ना। भाई मेरे साथ चलें लियाकताबाद, मैं दिखा देता हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी की सीट है, कितना काम किया है, गली गली बन गई है। तो जाहिर है यूज करना राइट मनी राइट टाइम आप यूटिलाइज करना चाहिए ना। आप देखें, पावर जब आप, मैं आपको फिर 2008 याद दिलाऊंगा, 2002 याद दिलाऊंगा, जब थी पावर्स, कराची निखरता चला गया। 2002 और 8 में और भी कुछ कराची का बता दीजिए, और भी जो कराची में निखर रहा था। तो आप देखें, निखर रहा था ना, एलिगेशंस थे ना। अब क्या है वो एलिगेशंस? मीडिया एलिगेशंस तो कहाँ थे, वो तो प्रूवन था ना। प्रूवन देखें, फिर उसके बाद ऑपरेशन ज़र-ए-आज़ हुआ, सब सफाई हुई, फिर उसके बाद आप लोग को भी रीब्रांडिंग करनी पड़ी, पाकिस्तान नाम के साथ लगाना पड़ा, लंदन को जुदा करना पड़ा। मीडिया में अगर आगे ये बोला जा रहा है कि भाई ये चीज ये है, तो ये प्रूवन नहीं है। मैं अपना आपको शाहरुख खान कहूंगा, कोई मुझे मानेगा तो नहीं ना। बात सारी ये है कि आप
आपने उसका ट्रायल किया, अब आप उन नहीं, चीजों का भी अगर आप लोग गिल्टी नहीं थे तो फिर वो जो लंदन में बैठे हुए आपके लीडर हैं उनसे क्यों आप लोगों ने अलहदगी की पार्टी का नाम दोबारा से रीब्रांड क्यों किया? जस्ट फॉर द वन वर्ड, जस्ट फॉर द वन स्लोगन। आपने जो ट्रायल किया, मीडिया ट्रायल किया, आपने उसके बाद जब जो लोग बरी हो रहे हैं उनका ट्रायल किया। इसी से कंटिन्यू करूंगी आपसे, आप अपनी क्लैरिफिकेशन में जरूर इस पे अपने जुमले को कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि वो जो लाशें कराची में गिरती थी, बोरीबंद लाशें, और वो जो खाले छिनती थी और जो बुरा हाल था, स्ट्रीट क्राइम्स उबूर पे दिखाई देते थे, वो तमाम तर एलिगेशंस थे या वो वाकई वो तमाम तर सिचुएशन जेन्युइन थी? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में मास मुकद्दम साहब से, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान। आप अपने डिफेंस में कुछ बोलना चाह रहे थे, मुकम्मल कर ले फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान का मीडिया ट्रायल हुआ, मैं ये कह रहा था जब मीडिया ट्रायल हुआ, जब बहुत ज्यादा बुरे हालात थे, मीडिया ट्रायल चल रहा था, अब जब एलिगेशंस मिटते जा रहे हैं, जो कोई प्रूफ नहीं आ रहा कोर्ट्स में, और हमारे जो साथी हैं वो बरी हो रहे हैं, जो लापता साथी हैं वो वापस आ रहे हैं, अब क्यों मीडिया उस तरीके से वो चीजें नहीं दिखाता? अब क्यों इतने डिटेल इंटरव्यू नहीं होते उन चीजों पे? आप लोगों को जो है सही है, कोर्ट्स ने जो इंसाफ करना है, आप लोगों ने भी इंसाफ करना है ना। आप एक तरफ दिखाते हैं, दूसरी तरफ नहीं दिखा रहे। आप उसको नजरसानी करनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कोशिश तो हर सहाफ़ी करता है। अब लेट्स सी, ठीक है, इस पे मुस्तफ़ा बलोच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कहा जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या ये तमाम तर जो हालात में कशीदगी आ रही है, ये बेहतर हो सकती है? इंशाल्लाह, और हमारी पूरी उम्मीद है कि नून लीग एंड JYF दोनों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों, और अभी भी हमारे लीडरशिप की तरफ से जो है ना वो पॉजिटिव राय थी, और उन्होंने कोई सच कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं दिया जिससे कोई इत्तेहाद हमारा ख़राब हो। हफीज़ शेख साहब के हवाले से जो बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन ने क्रिटिसिज्म किया हमेशा से उनके ऊपर। हमाद अजहर साहब को जो है नौ-मुंतखब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, हालांकि वो एडवाइज़र की पोस्ट पर थे हफीज़ शेख साहब। क्या हमाद अजहर साहब आपको लगता है कि राइट कैंडिडेट हैं, या दोबारा से ये भी शफल हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो सबसे मजाक़-खेज़ बात ये है कि ये वही हफीज़ शेख हैं जिनको ये सेनेट में अपने PTI ने कैंडिडेट बना के इसकी पूरी कैंपेन की थी। कराची ले जा रहे थे, एलाइज के पास, इनके पास ले गए, और पार्टीज के पास ले गए, GDA के पास ले गए, और सारा कुछ उन्होंने किया कि PTI के। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हफीज शेख साहब को ये रखते तो फिर दोबारा आप लोगों ने फिर फर्दर और इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज करने थे? क्योंकि इनको अगर एक मेजर सीट के लिए जो मुंतखब किया गया था, उसी पे अपसेट हुआ। की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हफीज शेख को आज इनको हटाना पड़ा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमाद साहब क्या राइट कैंडिडेट हैं? अब टाइम विल टेल, बट हमाद क्या ऐसा कर लेंगे जो 3 साल 2.5 साल में ये असद उमर नहीं कर सके। और क्या वाकई फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर तमाम तर मलबा होना चाहिए? क्या वही फिक्स कर सकता है, या ये कैटेगोरिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर तमाम तर इकोनॉमी को, GDP को, हर चीज का वही क्वेश्चनेबल हो? देखिए, हर चीज जो है कैबिनेट से पास होती है, हर कोई इनका कोई भी जो अपना बिल होता है या प्रोग्राम होता है तो कैबिनेट के पास तो जरूर जाता है, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल तो होती है। तो ऐसे नहीं है कि आप हफीज शेख को 100% इसका ब्लेम दे या असद उमर को ब्लेम दे। जाहिर है उसको जिसने अपॉइंट किया वो तो लाने वाला कैप्टन जो है वही अगर राहेल है, उसी में अगर सोच नहीं है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा कि पाकिस्तान को IMF के पास अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह रख दिया है कि IMF डिक्टेट करेगा। अभी स्टेट बैंक को भी आपने कर दी कोशिश की कि भाई स्टेट बैंक की जो आप बात करने जा रहे हैं, स्टेट बैंक के हवाले से आपको नहीं लगता कि ये मुल्क में कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है? क्योंकि स्टेट बैंक को तो ऑटोनॉमी दी गई है ना। देखिए, ऑटोनॉमी की बात आप देखिए, स्टेट बैंक के गवर्नर को ये पावर्स दिया है कि स्टेट बैंक का गवर्नर 3 साल की जगह 5 साल की मुद्दत रख सकता है, फिर एक्सटेंशन भी ले सकता है 5 साल मजीद। क्वेश्चनेबल नहीं है, उसको कोई इंक्वायरी उसकी ना नैब कर सकती है ना FIA कर सकती है। सेकेंडली, अनलिमिटेड टाइम के लिए वो लीव पे जा सकता है। ही इज नॉट आंसरेबल टू प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। तो आपने तो वो ही इज आंसरेबल टू IMF। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि मुल्क की मईशत तो वैसी डूब रही है, वो आपको लगता है कि यानी ये वाकई IMF की तरफ से कंडीशंस हैं? देखिए, ये तो जो बाकिर साहब हैं वो तो हैं ही IMF के, जिस तरह हफीज शेख साहब थे, तो इनकी पॉलिसीज तो एग्जैक्टली जो लाए हैं वही अपना काम निकलवा रहे हैं। अब देखें ना, हर चीज तो क्या महंगी होती जा रही है। ये जो ऑटोनॉमी जो दी गई है स्टेट बैंक को, क्या ये इसमें गवर्नमेंट कुछ इसको दोबारा से चेंज कर सकती है? अभी तक तो नहीं दी गई। अभी इन्होंने एक अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, क्योंकि पार्लियामेंट पे तो
बिलीव ही नहीं करते ना। पार्लियामेंट्री प्रोसेस जिसमें अपोजिशन बात करे, जिसमें डिबेट हो, जिसमें कोई बिल पास हो, प्रॉपर लेजिस्लेशन हो, दे डोंट बिलीव इन दिस थिंग। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आता है एक जैसे शाही फरमान की तरह, और वो लाके वो कहते हैं भाई ये कानून आज से हो जाएगा। तो अब वो खैर वो बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन भी आया है और अपोजिशन पार्टीज भी, पीडीएम वगैरह जितने भी पार्टीज हैं, सबने रिएक्ट किया है कि आप इस तरह तो मीशत को और आप अंधेरे में धकेल देंगे। ठीक है, हुमायूं उस्मान साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो स्टेट बैंक के हवाले से कहा जा रहा है, इस पे दो परसेप्शंस हैं। एक ये कहा जा रहा है कि एग्जैजरेट किया जा रहा है मामले को, दूसरा ये है कि ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए ज्यादा खतरनाक होगा जो ये ऑटोनॉमी दी जा रही है, और ये ऐसी ऑटोनॉमी जिसमें कोई पूछ नहीं हो कि किस किस्म का जो आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, एक्सटेंशन को भी बैक टू बैक आप मजीद और एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ और ऐसी कंडीशंस हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकती हैं। IMF ने सिर्फ अपनी प्रेस रिलीज में 24 तारीख की मार्च की ये मेंशन किया है कि ऑटोनॉमी देने से स्टेट बैंक की पाकिस्तान की जो मैशत है वो स्टेबल होगी। तो क्या ये ढका छुपा जो है मैसेज IMF का हम कनेक्ट कर सकते हैं, वाकई जो अपोजिशन जमातें कह रही हैं दुरुस्त है? अलवीना, आपने सिंपल दैट इसमें कंप्रोमाइज किया। मैं खुली डुली बात करता हूँ ना। आपने हफीज शेख की छुट्टी की, IMF के थे वो प्लांटेड थे, IMF का तोहफा था पाकिस्तान को। हफीज शेख की छुट्टी की तो आपको मजबूरन IMF की ये शर्त माननी पड़ी कि हफीज शेख की छुट्टी के बाद, उनकी रुखसती के बाद IMF ने जो आपसे डील की गवर्नर की वो स्टेट बैंक की, आपने डायरेक्टली पूरा अपना जो स्टेट बैंक है, जो पाकिस्तान को चलाने वाला ऑटो है, आपका जो इंजन था उस ऑटो का, आपने वो इंजन उठाकर अब IMF के हवाले कर दिया है। और उस इंजन ने क्या किया है, आपने दो बड़े अहम फैसले कर लिए जो भी आवाम को पता ही नहीं, जो अपोजिशन को पता ही नहीं। इन्होंने स्वी नॉर्दर्न गैस जो है वो डायरेक्टली उसको हैंडल करेगा वर्ल्ड बैंक, और स्टेट बैंक उसके थ्रू, वो जो गवर्नर आए साहब आए हैं वो स्टेट बैंक के थ्रू, अब उसके वहां पे जो भी नरखेज स्वी गैस के अगले महीने से निकलेंगे वो स्टेट बैंक के थ्रू निकलेंगे। फिर आपने वापडा अपनी उठाकर उसके हवाले कर दी है। ये डायरेक्ट IMF इनको कंट्रोल करेगा भी निजारों को। तो अवाम के साथ अवाम पहले ही गुर्बत में बड़ी मर रही है। आपको पता है फाका कशी में, इस कुरंगी में, ये भी पिछले 2 महीने पहले आपने देखा एक माँ ने अपने 3 मासूम बच्चों को मतलब गुर्बत से तंग आकर उनको पहले तकिए से उनका दम घोट कर उनको खुदकुशी, मतलब उनको मार दिया, उसके बाद खुदकुशी कर ली। तो जिस मुल्क में ये हालात पहुंच चुके हैं और उसके बाद मजीद आगे खराब होने जा रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अल्लाह की मदद के बगैर कोई बेहतरी आएगी। 70 वजीर आजम ही हम बदल कर देख लें तो बेहतरी नहीं आएगी जब तक हम अल्लाह की नाराजगी को दूर नहीं करेंगे। अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह इस मुल्क के अंदर अल्लाह हमसे राजी नहीं है। अल्लाह की नबी के उम्मत को हमने तकसीम किया है, किसी को सिंधी के नाम पर, किसी को पठान के नाम पर, किसी को महाजिर के नाम पर, किसी को पंजाबी के नाम पर, किसी को बलोच के नाम पर। ये सब नबी की उम्मत है, नबी की उम्मत को राजी करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये जो इसमें ये जो क्रूशल बिल्स हैं जिसके ऊपर जो डिबेट है, इसमें जो स्टेट एंटरप्राइजेस टू बी फ्री फ्रॉम मिनिस्ट्रीज इंटरफेरेंस, अगर मिनिस्ट्रीज इंटरफेयर नहीं करेंगी तो कौन करेगा? तो क्या ये ऑपोजिशन का सवाल दुरुस्त है कि IMF की इंटरफेरेंस की जो है खुली इजाजत है? डिबेट का जो कोई बाहर से आके इंटरफेयर करेगा अगर मिनिस्टर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे? अलवीना, डिबेट का जो फॉर्म है ना वो बदकिस्मती से पार्लियामेंट ही है ना, और पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे डिबेट आवाम के मसलों पर नहीं हो रही होती, एक दूसरे को लानतान पे हो रही होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे हो रही होती है। जो रियल फॉरम है जहाँ पे आवाम की रहनुमाई होनी है और इस तरह के बिलों के खिलाफ बिल अप्रूव करवाने या रिजेक्ट करवाने, वहाँ पर कोई बहस नहीं चल रही सिवाय एक दूसरे को लानतान करने के। अच्छा, ये इसमें हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली इसको अनप्रेसिडेंटेड ऑटोनॉमी जो दी जा रही है उसको इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए दी जा रही है रादर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या इन्फ्लेशन इस तरह कंट्रोल हो जाएगा अगर मिनिस्ट्रीज उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करेंगी? बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल होगा इनसे। मैं आपको बता रहा हूँ, तबाही और बर्बादी के अलावा मसनूई तौर पर आप देख लें जो कुछ हो रहा है मसनूई तौर पर। आप थोड़ी बहुत तो IMF आपको रिलीफ बढ़ा देता है, उसने भी पिछले दिनों $50 करोड़ के आपको एड मजीद भेजी है। अच्छा, आपको नहीं लगता इस पे हुमायूं साहब ऑपोजिशन जमातें इस किस्म के जो मामलात हैं उस पे ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च करके इसको ज्यादा आवाम को समझा के हुकूमत से ज्यादा बेहतर सवाल कर सकती है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है रादर देन 2 पॉइंट्स के इस्तीफा दे दें और इन्फ्लेशन बढ़ गया है? इस तरीके के मामलात के ऊपर ज्यादा डिबेट हो सकती है। लेकिन किसी को परवाह ही नहीं ना यहाँ पे आम आदमी की। सबके पेट भरे हुए हैं, हुकूमत में बैठे हैं जो उनके भी भरे हुए हैं, वो पिछली भी हुकूमतों में वजारतों के मजे करते रहे, और बदकिस्मती से जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं उन्होंने भी सारी वजारतें देखी हुई है, वो भी कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं।
तो इस वक्त चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है और आप देख लेंगे चूचू का मुरब्बे में आम आदमी जो है वो पिस कर रह गया बेचारा, जो 15 से 20 हजार रुपए मजदूरी करने वाला है। ये मेरा भाई कैमरामैन ये पीछे खड़ा हुआ है, ये इससे पूछें इसके घर में फाका कशी की क्या हालात है इस वक्त, और ये मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट रोज हो रहे हैं। कभी असद उमर नाकाम हो जाता है, कभी हफीज शेख नाकाम हो जाते हैं, आगे तीसरा भी नाकाम हो जाएगा। मलबा डाल दिया जाता है, मतलब कपड़े झाड़ कर कहा जाता है कि जी वो बंदा नायल था और वो प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान आके बताते हैं कि अब आवाम की जिंदगी में बेहतरी आएगी जो नया बंदा आया, फिर उसको हटा के कहेंगे कि उसके बाद वाले पे बेहतरी आएगी। तो ये तो कुछ तरीके कार नहीं है। ठीक है, माज मुकद्दम साहब, आप क्या समझते हैं ये स्टेट बैंक के लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। स्टेट बैंक ने कुछ डिसीजंस बेहतर भी लिए हैं, लेकिन कुछ मामला जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की एग्जीक्यूशन की बात हो रही है वो ज़रा अलार्मिंग दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है ना वो है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट पिछली हुकूमतों में क्या था और अभी क्या है, 11% तक पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है आम आवाम। हम आवाम के वोटों से आए हैं, हमने आवाम को वापस लौटाना है। हम आवाम को लौटा क्या रहे हैं, हमने ये देखना है। इंटरेस्ट रेट तब आपका लागू होता है जब आप कोई किसी चीज के क्रेडिट के ऊपर आप जा रहे होते हैं, ठीक है। आम आदमी जो है ना वो प्याज जो ले रहा है वो कैसे अफेक्ट होगा, उसकी कॉस्ट कैसे कम आएगी। जो आलू ले रहा है उसकी कॉस्ट कैसे कम आएगी। अंडे और मुर्गी की बात हुई थी, वो कैसे उसके कॉस्ट कम आएगी, हमने इसके ऊपर देखना है। चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो स्टेट बैंक का गवर्नर करे, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर करे, वो कोई भी करे, हम आवाम को डिलीवर कर दें आप। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेट बैंक के ऊपर जो इस वक्त सवालात उठ रहे हैं और IMF की इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है क्वेश्चन की जा रही है, क्या हुकूमत इसके ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग रिबटल जल्दी ही पेश कर पाएगी? क्योंकि आप लोग इत्तेहादी हैं, क्या आप लोगों ने इनको क्वेश्चन किया हुकूमत को कि क्या होने जा रहा है, क्या ये मुल्की मफाद के लिए बेहतर है या नहीं है? बिल्कुल करते हैं क्वेश्चन। अभी भी लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें भी अमीन भाई ने इस पे क्वेश्चन किया था। तो ये बात तो चलती रहती है, लेकिन बात अब जो जिसका करने का काम है वो कितना कर रहा है ये क्वेश्चनेबल है। वो आप मुराद सईद साहब होते तो उनसे ज़्यादा अच्छा सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इस तमाम तर सिनेरियो में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं तमाम तर जमातों की PDM के हवाले से, इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी में गैप दिखाई दे रहा है। क्या ये गैप जो है हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होगा, या फिर आपको लगता है कि दोनों जमातें दोबारा से यूनाइटेड हो जाएंगी और हुकूमत को टफ टाइम देंगी, जेन्युइनली टफ टाइम? देखिए, अगर ये और क्या आप लोग के इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं? क्योंकि आपके कुछ अभी सेनेट इंतखाबात से पहले भी आप लोग का गिला सामने आया था। हमारा अभी यौम तासीस में भी गिला सामने आया था। हमारे मुतालबात अभी तक वहीं के वहीं हैं। हमारे मुतालबात हैं। फिर आप लोग के हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं, हुकूमत के साथ इत्तेहाद आपका दुरुस्त चल रहा है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम सवाल तो करते रहते हैं ना, हम तो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आवाम हमसे जो सवाल करती है वो हम सवाल सामने रखते रहते हैं। दूसरी बात इनकी रही तो PMLN पहले भी अकेले लड़ चुकी है, 2009 में लॉन्ग मार्च कर चुकी है। अब ये पीपल्स पार्टी ने देखना है कि वो हुकूमत को किस तरीके से टफ टाइम दे सकती है PMLN के साथ मिल के। इसमें हमारा मौक़िफ़ हमेशा सामने रहा है कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान अभी इससे दूर है। ठीक है, और इसमें ये जो तमाम सिचुएशन है जिस पे हम दोबारा से माशी हालात की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त हम्माद अजहर साहब के हवाले से जो उनको बहुत सारी उनसे जो बात हुई, पहले इन्फ्लेशन के हवाले से भी बात हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से भी बात हुई, GDP के हवाले से भी बात हुई वज़ीर आज़म साहब की। क्या जो 2.5 साल रह गए हुकूमत के पास, ये तमाम तर चीज़ें वो बेहतर कर पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए, मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐलान कर दिया तो शायद कर भी लें। ठीक है, मुस्तफ़ा बलोच साहब, सिंध के हवाले से अगर हम बात करते हैं, सिंध की तजवीज़ जो मुस्तरद लॉकडाउन के हवाले से जो हुई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, थर्ड वेव जो आया है कोविड का, ये बहुत ही ख़तरनाक है। अब तो बच्चों को भी हो रहा है। तो कहने का मकसद है, CM सिंध साहब वही हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जब कोविड आया तो उन्होंने इफेक्टिवली परफॉर्म किया था, जिसकी इंटरनेशनली उनको प्रेज किया गया।
तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियस हैं, उनको खुद को भी कोविड हुआ हुआ है और वो तो मीटिंग्स कर रहे थे, तो अगर दोबारा उन्हें नेगेटिव आ गई रिपोर्ट। अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम आवाम का तो ख्याल रखें। आवाम मईशत तो वैसी भुगत रही है, उनकी जो माशी पॉलिसी है, लेकिन कम से कम कोविड के हवाले से तो अगर कोई उनको मुस्बत कोई उनको तजवीज़ मिली है सीएम साहब के हवाले से, तो उनको उस पर गौर करना चाहिए था, फौरन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हम मुतहम्मिल नहीं है, और ये बात बार बार वो कह रहे हैं क्योंकि हमें अपने हालात भी तो देखने हैं। देखिए 2 हफ्ते मईशत तो वैसे ही तबाह हो चुकी है ना, सीएम साहब ने आज ही कहा मईशत तो वैसे ही तबाह हो चुकी है, आप कम से कम जान ही बचा लें लोगों की। 2 हफ्ते के लॉकडाउन से रेशियो कम हो जाएगा। अगर हम लोग की बचाएंगे, जब उनके पास खाने को ही पहले ही उनका डेली वेजेस वाले लोग हैं, उनको प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारे खुशहाल लोग तो नहीं है ना। देखें अलवीना, इनकी 1 साल हो गया कोविड को, एनसीओसी की परफॉर्मेंस इज नॉट रिमार्केबल। उन्होंने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, अभी तक कोई खातिर खा इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोक्योर नहीं किया है। यही जो चाइना से सिनोफार्म मिला है वो ही लग रहा है, अदरवाइज उन्होंने कोई असद उमर साहब ने कोई खास की वो बातें उन्होंने की ना कि उन्होंने कहा भी हमें आप इख्तियार दें, हम खुद मंगाते हैं। कुछ रशिया के साथ भी उन्होंने जो है उसकी तो प्राइस चल रही हैं, उसकी प्राइस ही अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि क्या प्राइस होगी। ये तो देखें ना, अगर ये वैक्सीन ही नहीं लगा सकते, लेकिन कोर्ट ने रिमार्क्स दे दिए कि प्राइसेस जो है सेटल कर लीजिए क्विकली, और ताकि किस चीज का वेट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि दे आर वेरी लेजी, ठीक है। और अगर आपको सिंध गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव, देखिए इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है। अगर कोविड में तो हमने कभी इनिशियल डेज में भी लेकिन हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना मुस्तफा, आप देखें अगर हम कोविड की बात कर रहे हैं तो ये ऐसी डिजीज है कि हम ये अनस्टॉपेबल है, ये घर में बैठे बैठे भी लोगों को हुआ है, जिन्होंने बिल्कुल इतना रिलीजियसली क्वारंटीन रखा अपने आप को फर्स्ट वेव में, जब सब घबराए हुए थे तब भी उनको हो गया, क्योंकि ये हवा से कहीं से भी आ जाता है ये बला और ये अजाब, ये क्योंकि इसको तो देख ही नहीं सकते ना, और ये कहीं पे भी किसी भी वक्त किसी के ऊपर आ सकता है। इवन उन लोगों के साथ ये उनको वो कोविड पॉजिटिव हुए जिन्होंने बहुत ख्याल रखा, अपना एसओपीज का ख्याल रखा। तो अब उस चीज के लिए जिसका कोई हल ही नहीं है, प्रिकॉशंस आप लें, अपना इलाज मतलब प्रिकॉशंस पे रहें, ऑलरेडी अपना ख्याल रखें, लेकिन फिर हम मईशत को पूरा बंद कर दें, पहले ही पहिया चल नहीं रहा। प्रिकॉशन वैसे नहीं ले सकते आप। अगर आप जनरली देखें, लोग प्रिकॉशंस नहीं, एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे उस तरीके से आम आवाम। तो अगर उस एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स में जो है ना वो उसकी स्ट्रेंथ से ऊपर अगर पेशेंट्स आ जाएं तो फिर मैनेजेबल नहीं होगा। ठीक है, इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे मास के, क्या हम मुतहम्मिल हैं लॉकडाउन के, क्योंकि ऑलरेडी पूरा 1 साल बर्बाद हो चुका है हमारा। बिल्कुल भी नहीं है, इकोनॉमी पहले भी तबाह हुई है, हमने देखा है लॉकडाउन के, और तालीम से भी जो हमारे निकम्मे स्टूडेंट्स हैं वो मजीद और ज्यादा दूर हो गए। ऐसा ही है, लॉकडाउन के बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं है। देखें वैक्सीन की जो प्राइस है और वैक्सीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए, ताकि देखिए डिजीज का मसला नहीं होता, डिजीज की जब क्योर आ जाता है उसका मसला नहीं रहता। अब क्योर आ चुका है, अब वैक्सीन बन चुकी है, तो हमें उसकी प्राइस और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए हमें काम करना चाहिए और तेज काम करना चाहिए, ताकि इसको जल्दी से इसके मईशत जो है हमारी इकोनॉमी जो है अफेक्ट ना हो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया माज मुकद्दम साहब पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान से शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिरकत करने के लिए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था हुमायूं उस्मान राजपूत साहब ने पीएसपी से। तमाम तरह मेहमानों का शुक्रिया, और आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि हम लॉकडाउन के एक बार फिर दोबारा से मुतहम्मिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारी माशी सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं है। हम सबको एसओपीज का ध्यान रखना चाहिए, जितना हम कोशिश कर सकते हैं अपना ख्याल रखने की हम कोशिश करें, और साथ ही साथ हमारा ईमान जो है मुसलमानों का वो अकीदा ये है कि कोई भी तकलीफ हमें नहीं हम पर आ सकती जब तक अल्लाह की जो है उसमें अल्लाह ना चाहे। तो हम सूरह रहमान का भी विर्द कर सकते हैं और अपने आप को पाक साफ रख के दुआ कर सकते हैं कि हम इस बीमारी और वबा से दूर रहें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।